इतिहास के विभिन्न उजियारे अंधियारे दौरों से गुजरने के बाद हमारा देश आज फिर चौराहे पर खड़ा है। हमारा अगला कदम क्या हो, अगली दिशा क्या हो, यही सवाल हर सचेत व्यक्ति के सामने है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे इतिहास के पृष्ठों में ही है। हमें जानना होगा कि वे क्या गलतियां, वे क्या कमजोरियां थी जिन्होंने गौरवशाली भारत को पतन और पराधीनता के गर्त में गिराया, और कैसे उससे ऊपर उठा जाए ताकि वे गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। हमारी आज की कहानी बंजर धरती, जिसके लेखक ज्योतिन्द्र नाथ हैं, वो इन्हीं चीज़ों की ओर प्रकाश डालती है। तो आशा है आप इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनेंगे। तो चलिए फिर हम कहानी शुरू करते हैं। आज से करीब 200 साल पहले अचानक हिंद के राजनीतिक गगन पर क्लाइव ध्रुव तारा सा चमक उठा। सारे भारत पर उसका सिक्का जम गया। क्लाइव एक तेज दिमाग वाला, धूर्त, चालबाज और खुराफाती अंग्रेज था, लेकिन वह हिम्मतवर था और खतरों से डरता नहीं था। इसी क्लाइव ने पलासी की लड़ाई में एक करिश्मा कर दिखाया। वह अंग्रेजों का अगुवा बन उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जमी जमाई हुकूमत से लोहा लेने की हिम्मत की। उसके पास मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही थे। हिंद से लूटी दौलत की मदद से उसने आनन फानन में हिंदुस्तानी पेशेवर सिपाहियों की फौज इकट्ठा कर ली। उसकी पैनी दृष्टि ने देख लिया कि यहाँ के लोगों में देश प्रेम और चरित्र बल की बेहद कमी है। आपसी फूट और स्वार्थ की भावना ही उनके विचारों और कार्यों को प्रेरित करती है। नवाब के सिपह सालार मीर जाफर को उसने आसानी से अपनी ओर मिला लिया। सिराजुद्दौला की बुरी तरह हार हुई। एक कैदी की हालत में उसे मुर्शिदाबाद के बाजार में घुमाया गया। उसकी सल्तनत और इज्जत की लूट कर बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया गया। मीर जाफर को दगाबाजी के इनाम के तौर पर नवाबी बख्शी गई। मीर जाफर न सिर्फ खुद गर्ज और दगाबाज था, बल्कि मूर्ख और अयोग्य भी था। अंग्रेज तरक्की पसंद थे, शायद इस सिद्धांत को मानते थे कि मूर्ख दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अब मीर जाफर को दूध की मक्खी की तरह निकालकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया। मीर कासिम से अंग्रेज़ों को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। एक मामूली हैसियत के आदमी से उन्होंने उसे इतने बड़े इलाके का राजा जो बना दिया था, जो आबादी, क्षेत्रफल और संपन्नता में उनके अपने मुल्क इंग्लैंड से कहीं बढ़ा चढ़ा था। अपने अनुभव से अंग्रेज़ों ने जान लिया था कि लालची, खुदगर्ज और देशद्रोही हिंदुस्तानियों में एक बड़ा गुण है। उनमें कृतज्ञता और वफादारी कूट कूट कर भरी है। एक दफ़ा रिश्वत कबूल कर लेते हैं तो वे अपना वादा जरूर निभाते हैं। ऐसा करने में अगर सारा देश रसातल में चला जाए तो भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। मीर कासिम को 3 सूबों का राज्य बख्शा गया था। इतनी बड़ी रिश्वत के बाद उसके हाथों अंग्रेज़ों का हित सुरक्षित रहेगा, इसमें उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। फिर उनकी नज़र में मीर कासिम अक्लमंद था। किस्मत की बुलंदी की बदौलत पाए हुए राज्य को कायम रखने के लिए अंग्रेज़ों की दोस्ती कितनी ज़रूरी है, यह मीर कासिम भली भांति समझता था। लेकिन मीर कासिम को नवाबी बहुत महंगी पड़ रही थी। शान शौकत की कमी ना थी, इशो इशरत का भी पूरा सामान था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी बहुत अदब कायदे से ही पेश आते थे और अंग्रेज सिपाही बहुत शानदार तरीके से सलामी दिया करते थे। लेकिन मीर कासिम के मन को शांति नहीं थी।
एक दिन तो हद हो गई। दिन भर में काम से थका मांदा शाम को खाने पर बैठा तो उसने भूख ना होने की शिकायत की। मासूम खोई नज़रों से बस इधर उधर देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। बेगम बौखला गई, बोली, यह नवाबी क्या हुई, एक जहमत हो गई। खुदा इससे जान बख्शे। ना दिन में चैन और ना रात को करार। अब खाना पीना भी हराम होने लगा। आखिर आप इस तरह परेशान क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत मुख्तसर और आसान है। मुझे अंग्रेज सौदागरों की हरकत पसंद नहीं। हुकूमत के मामलों में उनकी नुक्ताचीनी और दखल डालना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मीर कासिम ने इतना कह करुणा और उत्तेजना मिश्रित दृष्टि से बेगम की ओर देखा। उनकी मेहरबानी से ही आप नवाब हुए हैं। उन्हें छेड़ने से क्या फ़ायदा? कौन उनसे जीत सका है? आपको वे अपने मतलब का आदमी समझते थे, वरना हुजूर अब्बा नवाब को इस तरह क्यों हटा देते? अपनी शान की इतनी फिक्र थी तो क्यों आपने उस वक्त नवाबी कबूल की? लड़ मरते अब्बा हुजूर की तरफदारी में। मीर कासिम इस चोट से तिलमिला गया, पर बिना अपना मानसिक संतुलन खोए बोला, जले पर नमक मत छिड़को। मैंने नवाबी मंजूर की, उसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि मुझे उसकी हवस थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि खुदा ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि मैं हुकूमत संभाल सकूं और इन गैर मुल्की लंपट, खुदगर्ज और हवस के मारे हैमान बने फिरंगी सौदागरों को अपने इलाके से निकाल बाहर कर सकूं। इस काम को आपने इतना आसान समझ रखा है। अब्बा हुजूर जानते थे कि ऐसा करना नामुमकिन है। पर नामुमकिन क्यों है? इसलिए कि हिंद के राजे महाराजे, नवाब, सुल्तान खुदगर्ज और आराम तलब हैं, ऐशो इशरत में बदहवास पड़े रहते हैं, अपनी रियाया की भलाई के लिए कुछ नहीं करते। रियाया उनके साथ नहीं है, उनके लिए मरने खपने को तैयार नहीं है। रियाया के लिए उनका रहना या मिट जाना एक सा है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा हम आपस में भी लड़ते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन फिरंगियों को अपना पंच बना लेते हैं। फिरंगियों की असली ताकत हमारी ये कमजोरियां ही हैं, और इन कमजोरियों को दूर करने का जिम्मा आपने उठाया है। दांतों तले उंगली दबाती बेगम बोली, इरादा तो बहुत शानदार है, लेकिन जो रास्ता आप अख्तियार करना चाहते हैं वह खतरों से भरा है। मुमकिन है हमें जान से हाथ धोना पड़े। इसके बदले आप अपनी काबिलियत अंग्रेज़ों के दोस्त बने रहने में और अपनी जड़ मजबूत करने में लगाएं। मुझे पूरा यकीन है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की नवाबी आपके और आपके वारिसों के लिए बिल्कुल महफूज रहेगी, भले ही हिंद का बाकी सारा इलाका उनकी हुकूमत में चला जाए। मीर कासिम कुछ क्षणों के लिए विचार मग्न हो गया। सहसा उसकी मुट्ठी भिज गई और उसकी भौं में बल पड़ गए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मुझे फिरंगियों के तलवे सहलाने के लिए नहीं, अपनी रियाया की खुशहाली के लिए ही नवाबी चाहिए। ऐसा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अगर नाकामयाब हुआ तो अब्बा हुजूर के लिए नवाबी छोड़ दूंगा। बेगम अवाक रह गई। मीर कासिम की जिद से वह भली भांति परिचित थी। उसने समझ लिया कि नवाब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब सवाल सब कुछ हासिल करने या सब कुछ गवा देने का है। उसी में डूबी आवाज़ में उसने कहा, खुदा खैर करे, हौसले से काम करें तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी और रियाया की खुशी भी हासिल होगी। तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसे लोगों से पाला पड़ा है। उन्हें बस अमन चैन चाहिए, जिससे तिजारत की पूरी सहूलतें उन्हें मिलती रहें। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो शिकायतें इस तरीके से पेश करते हैं मानो जवाब तलब कर रहे हों। रियाया की भलाई के लिए
मुल्की तिजारत को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाता हूँ तो उनके तेवर पे बल पड़ जाते हैं। अदब कायदे के पाबंद हैं, लेकिन उनकी ये बातें अनसुनी कर दी जाती हैं तो शेर की तरह गुर्राने लगते हैं, मानो कच्चा ही फाड़ खाएंगे। उनकी नज़र में मैं नवाब नहीं, कोतवाल हूँ, जिसका काम इलाके में अमन चैन रखना है। बेगम सोच में पड़ गई, बोली, उनकी आंखों के सामने ना आप अपनी कुव्वत बढ़ा सकते हैं, ना रियाया की भलाई के लिए कदम उठा सकते हैं। इतना बड़ा आपका इलाका है, अपना मुकाम कहीं दूर ले चलिए जहां पहुंचने में उन्हें वक्त लगे। मीर कासिम की आंखें चमक उठी, उछल कर बोला, तुमने बहुत मार्के की बात कह दी बेगम, ऐसा ही होगा। मीर कासिम ने मुंगेर को नई राजधानी बनाया, जो बिहार के बीचों बीच गंगा के किनारे बसा एक रमणीक शहर था। आबो हवा बहुत अच्छी थी और इलाके के लोग हट्टे कट्टे और बहादुर होते थे। अंग्रेज़ों को मीर कासिम की यह हरकत पसंद नहीं आई। जब उन्हें मालूम हुआ कि मीर कासिम तेज़ी से मुंगेर में एक मजबूत किला बना रहा है तो उनके कान खड़े हो गए। उड़ती हुई यह खबर भी पहुंची कि फ्रेंच कारीगरों की मदद से उसने वहां बड़े पैमाने पर हथियार बनवाने भी शुरू कर दिए हैं। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि यह उम्मीद करना कि मीर कासिम तलवे सहलाने वाला पालतू कुत्ता बन सकेगा बेकार है। उन्होंने उसके घर पर ही उसे दबोचने का इरादा कर लिया। मीर कासिम की तैयारियां अभी अधूरी थीं। हार कर उसे पटना भागना पड़ा। अंग्रेज़ों ने वहाँ भी उसका पीछा किया। मीर कासिम को पश्चिम की ओर भागना पड़ा। सौदागरों के दल से हुकूमत की हार हो गई थी। जो कभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की हुकूमत की बागडोर संभालता था, आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। बड़ी लगन से उसने मुंगेर के किले का निर्माण किया। उसने सपना देखा था कि किले की नींव के साथ हिंद के इस हिस्से में एक मजबूत, समर्थ और सुव्यवस्थित राजनीतिक सत्ता की नींव पड़ रही है। उसके सपने का संसार चकनाचूर हो गया। लेकिन मीर कासिम हिम्मत हार कर बैठ जाने वाला व्यक्ति नहीं था। निराशा के गड्ढे से निकलने में उसे देर नहीं लगी। उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। एक बार फिर वह खतरे के रास्ते पर अग्रसर हुआ। मीर कासिम पहला हिंदुस्तानी था जिसने अंग्रेज़ों के सही रूप को पहचाना था। उसकी दूरदर्शी आंखें देख रही थीं कि एक एक कर सभी भारतीय राजाओं के साथ वे इसी तरह पेश आएंगे जिस तरह वे उसके साथ पेश आए हैं। ना सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी भारतीय राजाओं को एक होकर गुस्ताख बनियों का सिर कुचल देना चाहिए। आखिर मीर कासिम को अपने काम में सफलता मिली। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह शाह आलम को उसकी बात जच गई। एक बड़ी फौज के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए वह पटना की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ सारे उत्तर भारत की ताकत थी। अगले युद्ध में वह अंग्रेज़ों को नेस्त नाबूद कर देगा, इसमें उसे तनिक भी संदेह नहीं था। बक्सर के नज़दीक फौज ने डेरा डाला। शाम बीत जाने के बाद मीर कासिम और शुजाउद्दौला सलाह मशवरे के लिए इकट्ठे हुए। नायब वजीर शुजाउद्दौला के तंबू की शान निराली थी। तंबू के अंदर स्वर्ग के एक कोने का सा नज़ारा दिखाई पड़ता था। चांदनी गहरे आसमानी रंग की थी, जिस पर चांदी के धागों से चमकते तारे टंके हुए थे। शायद तंबू के अंदर ही खुले मैदान में सोने का सा आनंद देने की मंशा से तंबू की ऐसी सजावट की गई थी। जमीन पर बहुत ही नरम और मोटा हरे रंग का कालीन बिछा था। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों के पर्दे पड़े थे। नायब वजीर मसनद के सहारे अधलेटा पड़ा था। खूबसूरत कमसिन बांदियाँ, अंगूरी शराब के जाम, पान की गिलोरियाँ, पीकदान आदि लिए इर्द गिर्द खड़ी थी। सामने तश्तरियों में किस्म किस्म के कबाब रखे थे, जिसकी सौंधी महक
सारे तंबू में फैल रही थी। मीर कासिम गुमसुम नायब वजीर की बगल में बैठा था। परिस्थितियों की जटिलता ने उसे गंभीर बना दिया था, लेकिन शुजाउद्दौला पूरी मौज में था। जाम की अंगूरी रंग ला रही थी। वह सुरूर में झूमता हुआ मीर कासिम के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, आओ भाईजान, गम गलत करने में साथ दो। इस जहन्नुमी दुनिया में इससे बढ़कर अच्छा काम और क्या हो सकता है। लेकिन मीर कासिम इस वक्त दूसरी दुनिया में था। बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज बिहार के इलाके में हमें ज़्यादा अंदर घुसने नहीं देना चाहते। वे हमारा मुकाबला यहीं बक्सर में करेंगे। शुजाउद्दौला को, जिसने अब तक एक जाम और चढ़ा लिया था, ये रूखी सूखी बातें पसंद नहीं आ रही थी। मुंह बिचकाकर बोला, मियाँ तुमने भी कौन सा पछड़ा उठा लिया। उनसे हमारा मुकाबला क्या है, क्या हस्ती है उनकी, यूँ चुटकी बजाकर मसल दूंगा। जब तक नज़रअंदाज किया था, मनमानी कर रहे थे, आखिर हैं तो बनिए ही ना। हाँ, बनिए तो हैं ही, मीर कासिम ने शुजाउद्दौला की शेखी भरी बातों से ऊब कर कहा। भला बनिए तो खून देख भी नहीं सकते, लड़ते किस तरह हैं। शुजाउद्दौला हैरत में आकर मस्खरों की सी हरकत करता हुआ बोला, एक दफ़ा बड़ा अजीब वाक़या हुआ। दरबार में लखनऊ का एक बहुत बड़ा सौदागर राम नारायण बैठा था। एक मुजरिम की गुस्ताखी बातों से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी दम वहीं पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। अब लो, कत्ल हुआ वह गरीब मुजरिम, और इधर खून का फुहारा देखते ही सौदागर जनाब को गश आ गया। अजीब तमाशा था। कुछ दिनों के बाद वह सौदागर फिर हाजिर हुआ। मुझे फिर तमाशे का शौक़ हुआ। एक खवास की गुस्ताखी पर नाराज होकर मैंने उसके सामने उसे कत्ल कर दिया। वह बनिया फिर बेहोश हो गया। यह तमाशा मैंने कई दफ़े किया। आखिर परेशान होकर उस बनिए ने मेरे यहाँ आना ही बंद कर दिया। एक दफ़ा ख्वाहिश हुई कि आईने के सामने खड़ा कर उसे ही कत्ल कर दूं, देखूं अपना कत्ल देखकर बेहोश होता है या नहीं। फिर रहम आ गया। इन्हीं बनियों से तुम इस कदर डर रहे हो। मीर कासिम समझ गया कि शुजाउद्दौला इस वक्त अपने होशो हवास ताक पर रख चुका है। चुप रहना ही उसने अच्छा समझा। शुजाउद्दौला कुछ देर ऊपर चांदनी की ओर देख मंद मंद मुस्कुराता रहा। फिर मीर कासिम की ओर देखकर बोला, भाईजान, तुम्हारे सदर मुकाम पर कुछ हफ्ते गुजारने की तबीयत होती है, कहो कैसी गुजरेगी। ज़रूर गुजारो दोस्त, मैं तो ऐसे मौके का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे पहुँचने में? मेरा तो ख्याल है अंग्रेज़ हम पर धावा बोलने आ धमकें, इससे पहले हमें मुंगेर के ज़्यादा करीब पहुँच जाना चाहिए। भाई तुमने फिर उन्हीं का पचड़ा छेड़ दिया। वे इस लायक नहीं हैं कि हम उन पर इतना वक्त जाया करें। कमबख्त बनिए। वे वैसे बनिए नहीं हैं भाईजान। आखिर मीर कासिम अपने को ना रोक सका। खून देखकर बेहोश होने की बात तो अलग, वे खून के दरिया में तैर सकने की कुव्वत रखते हैं। तिजारत में जितनी बरकत उन्हें खुदा देता है, उतनी राजाओं और नवाबों को मयस्सर नहीं। उनके मुंशी तक माला माल हो गए हैं। लड़ाई के फ़न में भी उन्हें गज़ब का कमाल हासिल है। सारी फ़ौज एक आदमी की तरह हमला करती है। क्या मजाल कि एक भी सिपाही अपनी जगह से इधर से उधर हो जाए। भाई खूब रही, शुजाउद्दौला बोला। तुमने भी कहाँ से अलिफ लैला की दास्तान शुरू कर दी। मुझ पर उनका रोब नहीं जमेगा। बुरी तरह डर गए हो तुम उनसे। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दिल्ली के शहंशाह और उनके नायब वजीर के हुक्म के बिना हिंद में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। जरा बताना तो, सुना है इस इलाके में लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। मुझे इसकी खबर नहीं, मीर कासिम ने ऊब कर कहा। वल्लाह, शुजाउद्दौला हैरत में आकर
और हड़बड़ाकर पूरा जाम हलक के अंदर खाली करता हुआ बोला, भाई हद हो गई, कैसे नवाब हो तुम, तभी तो पहले ही दांव में मात खा गए। शुजाउद्दौला निढाल हो मसनद के सहारे लेट अंधमुदी आंखों से मीर कासिम की ओर देखने लगा, मानो उसकी इस भीषण अनभिज्ञता पर गम के आंसू बहा रहा हो। सहसा वह उछल कर बैठ गया और फिर जाम उठाता हुआ बोला, मैंने सुना है कि हिंदुओं के एक भगवान राम ने, जो खुद अवध का शहजादा था, इसी इलाके में शादी की थी, पर मैं शादी की जहमत में नहीं पड़ना चाहता। मीर कासिम परेशान हो रहा था। बात का सिलसिला जारी रखने के बोला, राम की तालीम भी यहीं बक्सर में ही हुई थी, यहीं से वह शादी के लिए गंगा के उस पार गए थे। सामने वह मशहूर मंदिर है जहाँ से वह गुजरे थे, उसे अहिल्या आश्रम कहते हैं। तुम तो पूरी दास्तान से वाकिफ हो, लेकिन ये अहिल्या आश्रम क्या भला है? राम के कदम वहाँ एक चट्टान पर पड़े तो चट्टान एक खूबसूरत औरत बन गई, उसी का नाम अहिल्या था। हैं? शुजाउद्दौला चौंक कर बोला, उसके कदमों ने चट्टान को औरत बना दिया? क्या कहा तुमने यार? खूबसूरत औरत? क्या वाकई ऐसा हुआ था? हिंदुओं की किताबों में तो ऐसा ही लिखा है। खुदा करे यह बात 16 आने सच हो। भला दिखाना तो मुझे उस करामाती चट्टान को, मैं अभी एक एक कर हजारों चट्टानों पर कदम रखूंगा। उफ, मजा आ जाएगा। हर्षातिरेक में बदहवासा होता हुआ बोला, एक साथ हजारों हूरों का हुजूम लग जाएगा। पूरे 100 हम तुम इस्तेमाल करने के लिए रख लेंगे और बाकी गोरों में बांट देंगे। वे भी लड़ना भिड़ना भूल जाएंगे और यहीं बस जाएंगे। मीर कासिम ताज्जुब से इन पागल पर भरी बातों को सुन रहा था। शुजाउद्दौला बोला, राम भी अवध का शहजादा था और मैं भी अवध पर हुकूमत करने वाला हूँ। राम के उस कमाल का वारिस मैं हूँ। मेरी कदम बोसी से चट्टानें जरूर हूरें बन जाएंगी। मुझे जरा दिखाना तो उन चट्टानों को। शुजाउद्दौला ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह नशे में धुत था, लड़खड़ाकर गिर गया। बात मोड़ने के इरादे से मीर कासिम ने कहा, चौसा का मशहूर मैदान भी पास में ही है। वहीं शेरशाह ने हुमायूं को शिकस्त दे हिंद में अपनी सल्तनत कायम की थी। शुजाउद्दौला तड़प उठा, क्या कहा भाईजान? बादशाह हुमायूं की शिकस्त यहीं हुई थी? मियाँ नवाब भाई, हम कैसी जगह आ फंसे? बादशाह हुमायूं तो उस वक्त हमलावर थे। शेर शाह की जीत का मतलब मुल्की ताकत की जीत थी। उस हिसाब से तो हमारी मुल्की ताकत की ही जीत होनी चाहिए। लेकिन शुजाउद्दौला के कान में जैसे आवाज़ गई ही नहीं। वह बिलख बिलख कर रोता हुआ बोला, हम बुरे फंसे। जहाँ बादशाह हुमायूं की शिकस्त हुई वहाँ हमारी क्या बिसात। उफ, अल्लाह ताला रहम कर। मीर कासिम बुद्ध बना यह सब देख रहा था। उस वक्त तक शुजाउद्दौला पूरी तरह होश खो चुका था। इसके बाद घटनाएं बहुत तेज़ी से घटी। मीर कासिम का अनुमान सही निकला। मुनरों के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजें दनदनाती हुई बक्सर आ पहुंची। दुश्मन को सामने देख शुजाउद्दौला का सिर चकरा गया। आलस, गफलत और झूठी अकड़ पर मेहनत, मुस्तैदी और अनुशासन की दृढ़ता ने विजय पाई। शुजाउद्दौला की फौजें गाजर मूली की तरह कटी और भेड़ बकरियों की तरह तितर बितर हो गईं। मीर कासिम और शुजाउद्दौला की मुठभेड़ हुई तो शुजाउद्दौला उबल पड़ा, खुदा का आसरा है, किस आफत में जान फंस गई। सोचने का वक्त नहीं है, अभी फौरन लखनऊ लौट चलो। तुम मुझे जिम्मा दे दो, आनन फानन में फौज इकट्ठी करूंगा और अगली जंग में जरूर हमारी जीत होगी। छोड़ो भी मियाँ, शुजाउद्दौला उत्साह पर पानी डालता हुआ बोला, ये फौलादी हस्तियां हैं, पार पाना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कुछ ले देकर मामला तय कर लो। बंगाल दे दो, बिहार उड़ीसा की नवाबी पर मौज करो। किस फेर में परेशान हो रहे हो? बुज़दिलों के लिए दुनिया में कहीं चैन नहीं।
मीर कासिम बौखला गया। तुम हिम्मत क्यों हारते हो? 1, 2 या 3 जंग हारने से बाजी नहीं हारता। अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और मुकाबला किए जाते हैं तो कभी ना कभी हमारी जीत जरूर होगी। मुझ पर भरोसा रखो और लड़ाई जारी रखो। मुझे बख्शो मियाँ, नवाब शुजाउद्दौला बोला। मैं अपने ऐशो इशरत और आराम की कुर्बानी नहीं कर सकता। लखनऊ लौट जाऊंगा। बाज आया मैं इन जिल्लतों से। तुम इन फिजूल बातों में अपना सिर खपाते रहो। ये फिजूल बातें नहीं हैं नायब वजीर साहब, मीर कासिम उबल पड़ा। तुम्हारा रास्ता जहन्नुम का रास्ता है। खतरा टालने से नहीं, सामना करने से दूर होता है। तुम खुद भी डूबोगे, साथ में सारे देश को ले डूबोगे। जरा सब्र से सोचो। ये अंग्रेज कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ करेंगे। जब तक तुम्हारी ज़रूरत समझेंगे तुम्हें कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे, फिर बेरहमी से तुम्हें एक किनारे कर देंगे। उनका मुकाबला करो। इस जहर को हिंद से बाहर फेंक दो। यह नेक काम तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने महल में ही खुश हूं, शुजाउद्दौला बोला। इस नेक काम में राजा, नवाब, रियाया सभी इकट्ठी ताकत की जरूरत है, मीर कासिम ने कहा। मुझसे यह सब नहीं हो सकेगा। मेरा सिर मत खाओ, बौखलाकर शुजाउद्दौला ने कहा। मीर कासिम घृणा, दुख, क्षोभ और अपमान के कारण तिलमिला गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उत्तेजित स्वर में बोला, तुम्हारे दिल और दिमाग में ईंट पत्थर भरे हैं। यह बंजर धरती है। विलासिता की गंदी नाली में रेंगते कीड़े की तरह तुम बिलबिला रहे हो। मुल्क और रियाया से मोहब्बत का पाक पौधा इस धरती पर नहीं पनप सकता। मैंने एक नामुमकिन काम करने का बीड़ा उठाया था। मुझे समझना चाहिए था कि बंजर धरती पर पौधे नहीं पनपा करते। शुजाउद्दौला बुत बना इस बौछार को सुनता रहा। मीर कासिम बोलता रहा। जिस नवाबी की इतनी हवस है वह भी कुछ पुश्तों से ज़्यादा नहीं टिक सकेगी। तुम नवाब नहीं, गुलाम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारोगे। जल्दी ही वह दिन आएगा जब तुम्हारी बादशाहत के वारिस अंग्रेज़ों के कैदी बन जाएंगे। और तुम, शुजाउद्दौला क्रुद्ध होकर नफरत जाहिर करता हुआ बोला, तुम तो शायद अभी उनके कैदी बन जाओगे। नामुमकिन। मैं अपना खून इस बंजर धरती को उपजाऊ बनाने में बहा दूंगा। एक वक्त आएगा जब यह धरती उपजाऊ हो जाएगी। मुल्क की मोहब्बत के पौधे हर दिल, हर दिमाग में लहलहा उठेंगे। तब हिंद के लोग तुम्हारे जैसे लोगों को नफरत और दया की नज़र से देखेंगे। तभी दूर से घुड़सवार आते दिख पड़े और मीर कासिम तीर के वेग से दूसरी ओर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो